हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। द्रवों के या तरलों के यांत्रिक गुण जिसमें हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली द्रवों के पढ़ते हैं। तरलों में तो हवा यानी जो बह सके वह तरल है, लेकिन इस चैप्टर में हम द्रवों को ही पढ़ रहे हैं, हवा को नहीं पढ़ रहे हैं। खैर, यहाँ पर अब एक नई चीज़ आ गई, बिल्कुल ही बढ़िया, जिसको समझना है, जिसका अनुप्रयोग बहुत भारी मात्रा में सवालों में किया जाता है और इसके बारे में जानकारी होना हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको सो अच्छे से हमें समझना है। ठीक, अब यहाँ पर जो सिद्धांत है वो किसका है और ये चीज़ कैसे काम करती है, ये हमें समझना होगा। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं, इस टॉपिक को ले लेते हैं। एनसीईआरटी में देखेंगे आप ये टॉपिक, तो ये ब्लू प्रिंट है, नीले रंग का प्रिंट है। देखिए एनसीईआरटी में कुछ नीले रंग के प्रिंट होते हैं, ये ब्लू प्रिंट है। ठीक, यानी ब्लू प्रिंट में एक सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ब्लू प्रिंट के अंदर। ठीक, तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है जो ब्लू प्रिंट में दिए होते हैं। अध्याय के बाद में अध्याय का सारांश होता है और कुछ याद रखने योग्य तथ्य होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ लिखा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यह प्रिंसिपल द्रवों के अंदर लगने वाले दाब पर आधारित है। कोई द्रव्य है, उसके अंदर द्रव्य के भार के कारण दाब सभी दिशाओं में समान रूप से काम करता है, इस बात पर ये आधारित है। तो आधार क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आधार क्या है? आधार है पास्कल का नियम। अगर हम पास्कल के नियम को इसका आधार बना दें तो ये बात समझ में आ जाती है। ठीक, आधार परिभाषित हुआ है। हालांकि पास्कल का नियम बहुत बाद में आया है, तो ये सोचने की बात है कि भाई आर्किमिडीज पहले आए हैं, पास्कल बाद में आए हैं, तो पास्कल के नियम को आधार बना सकते हैं कि नहीं? तो इसका मानना होता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि बलों की गणना कर ली है, तो बलों की गणना करने के लिए हम इसको आधार मान कर चल सकते हैं। माना हुआ आधार है भाई, पास्कल के नियम से हम देख सकते हैं दाब को, और दाब के हिसाब से फिर हम आकलन कर सकते हैं कि द्रव्य के अंदर किस तरह से बल या दाब काम करता है। तो आधार किसको बना लिया हमने? पास्कल के नियम को बना लिया। पास्कल का नियम क्या कहता है? पास्कल का नियम क्या कह रहा है? देखो, मान लीजिए कोई द्रव्य है और इसमें कोई बिंदु अंदर, द्रव्य के अंदर कोई बिंदु ले ले, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, तो बिंदु पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान होता है। बिंदु पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान होता है। ठीक, और ये दाब जो एक क्षैतिज लाइन बनाई जाए, एक क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तल बना दिया जाए, उस तल पर समान भी होता है। कोई क्षैतिज तल बना दें, उस पर भी एक जैसा होता है और चारों दिशाओं में समान भी होता है। अब मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये बड़ा बिंदु, इसको बिंदु को मैं बिंदु ए मान लेता हूँ। तो बिंदु ए पर अगर विचार करें, बिंदु ए पर द्रव्य के किसी कण पर दाब सभी दिशाओं से समान रूप से आरोपित होता है। ठीक,
अतः इस कण पर परिणामी बल शून्य होता है। तो क्या लिखते हैं, अतः इस कण पर परिणामी बल शून्य होता है। यानी कण जो है विराम अवस्था में रहता है। अब मान लीजिए कोई कण हमने यहाँ माना, देखा भाई चारों तरफ से दाब जो है पड़ रहा है, सभी दिशाओं से समान रूप से पड़ता है, तो परिणामी बल शून्य रहता है। अब इस बात को देखें कि भाई ये बिंदु जो है दरअसल द्रव्य का एक कण है और इसका आकार जो है वो नगण्य है। अगर हम इसका आकार बना लें और इस पर बल देखें, ठीक, तो बल चारों तरफ से बराबर इस पर आरोपित हो जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इस बिंदु ए को एक गोलाकार आकृति दे दूँ, बिंदु ए की एक गोलाकार आकृति बना दी मैंने ऐसे, ठीक, ये बिंदु ए की गोलाकार आकृति है। बिंदु ए को बड़ा कर दिया मैंने, गोले की टेप टाइप से बना दिया, तो सभी दिशाओं से बल जो है समान रूप से आरोपित रहता है ऐसे, ठीक। अब मान लीजिए समान रूप से दाब आरोपित रहता है। अब मान लीजिए बात करें कि भाई बल कहाँ, कितना बल है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ इस तरफ से लगने वाला बल को किसी क्षेत्रफल पे लगाएं, इधर से किसी क्षेत्रफल पे लगाएं, ये दाब है P और ये क्षेत्रफल है A, ठीक। तो इधर से लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इस पे इधर को लगने वाला वो हो जाएगा P1 A1, इसे P1 मान लूँ, इसे A1 मान लूँ। इधर से लगने वाला दाब क्या मान लूँ, P2, और इधर से कोई क्षेत्रफल मान लूँ मैं, क्षेत्रफल को क्या मान लूँ, A2, ठीक। बिंदु A और उस पर क्षेत्रफल A1 A2 माने मैंने, तो इधर से लगने वाला बल हो गया P2 A2, सिंपल सी बात है, ये इधर से लगने वाला बल हो गया। तो कुल मिला के इस दिशा में परिणामी बल शून्य हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि P1 A1 P2 A2 और P जो है समान है, तो P समान है तो क्या हो गया, A1 और A2, यानी अगर एरिया समान है, दोनों एरिया बराबर हैं, तो बल समान है। अब देखा जाए तो इधर से अगर मैं इस गोले को आधा आधा काट दूँ, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, तो इधर का एरिया गोले का आधे गोले का क्षेत्रफल हो गया, इधर से आधे गोले का क्षेत्रफल हो गया, तो कुल मिला के परिणामी बल शून्य हो गया। ऐसे ही ऊपर से देखना चाहूँ ऊपर से भी हो जाएगा, ऐसे ही किसी और दिशा में देखना चाहूँ वो भी हो जाएगा। यानी दाब चारों तरफ से समान है, इसका मतलब हो गया कि परिणामी बल शून्य है। अब ये बात समझ में आ गई कि भाई परिणामी बल शून्य है तो कण विराम अवस्था में है। अब इसके बाद ये तो हमने पास्कल के नियम को समझा फिर से कि भाई पास्कल का नियम क्या कहता है, वो कैसे काम करता है, तो ये तो हमने बेसिकली पास्कल के नियम को समझा, ठीक। अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी द्रव्य में कोई वस्तु डुबोई जाए तो वस्तु के भार में कमी हो जाती है। तो क्या कहते हैं, यदि किसी द्रव्य में कोई वस्तु डुबोई जाए तो उसके भार में कमी हो जाती है, भार में कमी निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। भार में कमी हो जाती है और भार में कमी निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। तो क्या किन किन बातों पर भार में कमी निर्भर
करती है। देखिए भार में कमी जो है वस्तु का डूबा हुआ आयतन, वस्तु का कितना आयतन डूबा हुआ है द्रव्य के अंदर, इस बात पर, और द्रव्य का घनत्व किस पर निर्भर करती है, द्रव्य का घनत्व, ठीक, और गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण जैसे आप मान रहे हैं यहाँ पे अपने पृथ्वी पे आप क्या मानते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मानते हो तुम, ये मानते हो कहता इन बातों पर निर्भर करती है। अब मान लीजिए वस्तु का डूबा हुआ आयतन बढ़ता है, ठीक, तो भार में कमी बढ़ती है। द्रव्य का घनत्व बढ़ता है तो भार में कमी बढ़ती है। गुरुत्व त्वरण बढ़ता है तो भार में कमी बढ़ती है। इन सारी चीज़ों पर जो भार में कमी है वो इन सारी चीज़ों के समानुपाती है। अब वस्तु का आयतन क्या मान लूँ, डूबा हुआ आयतन V इन मान लिया। इन का मतलब वस्तु का वह आयतन जो द्रव्य के अंदर है ये, और द्रव्य का घनत्व क्या मान लूँ, इसे मान लेता हूँ रो, इसे रो बोल देते हैं, RHO रो। गुरुत्व त्वरण क्या माना जी, तो भार में कमी, वस्तु के भार में कमी कितनी हो जाएगी, रो V इन G, ये भार में कमी है, ये है भार में कमी। तो ये कारण है कि ये भार में कमी क्यों है, हम इस बात को अभी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अगर चले जाएं अपनी कक्षा 9 में, कक्षा 9 में, ठीक, तो हमें यहाँ तक की बातें जानकारी में हमारी होती हैं। कक्षा 9 में हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई इन बातों पर ये कमी निर्भर करती है और ये भार में कमी है, ठीक। अब भार में कमी है तो वस्तु का जो भार होता है वास्तव में वो उतना द्रव्य में नहीं होता, उसमें कुछ कमी हो जाती है। तो जो कमी होने के बाद बचता है उसे कहते हैं आभासी भार। तो क्या कहते हैं, वस्तु का आभासी भार, है ना। तो क्या कर देंगे, वास्तविक भार माइनस भार में कमी। तो वस्तु का आभासी भार इसे लिख देते हैं W, वस्तु का वास्तविक भार W0 और भार में कमी रो V इन G। तो ये हमारा मुख्य सूत्र है, आर्किमिडीज का, ये मान के चलो ये मुख्य सूत्र है, जिससे ये वस्तु का वास्तविक भार है, कोई माध्यम ना हो, वस्तु किसी के अंदर, किसी द्रव्य में, किसी बहने वाली चीज़ में ना, जो प्रेशर या दाब आरोपित करती हो उसमें ना रखी हो, तो ये वास्तविक भार है। और ये द्रव्य का घनत्व है, ठीक, ये वस्तु का वह आयतन है जो अंदर है, ठीक, और जी गुरुत्व त्वरण है। यानी यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि भाई मान लीजिए गुरुत्व त्वरण नहीं है, मान लीजिए गुरुत्व त्वरण है ही नहीं, ठीक, तो भार में कमी नहीं होगी। भार में कमी क्या हो जाएगी, 0। भार में कमी किसके कारण लग रही है, गुरुत्व त्वरण के कारण लग रही है। गुरुत्व त्वरण नहीं है तो भार में कमी नहीं होगी, ठीक। अब कुल मिलाकर गुरुत्व त्वरण की बात करें या बाह्य त्वरण की बात करें, कोई बाह्य त्वरण होना चाहिए वहाँ पर या उस स्थान पर जहाँ पर द्रव्य रखा हो। अगर बाहर से कोई त्वरण नहीं है उसके ऊपर, तो कुल मिला के उत्प्लावन बल जिसे हम कह रहे हैं या भार में कमी कह रहे हैं, उत्प्लावन बल तो मैं परिभाषित करूँगा सारी बातों को, तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक। अब इसमें बात यह आई कि अगर जी का मान बदलेगा तो भार में कमी बदलेगी। मान लीजिए किसी वस्तु के भार में कमी
पृथ्वी पर कुछ और है तो चंद्रमा पे कुछ और होगी, क्योंकि चंद्रमा पे जी का मान बदलेगा। मतलब किसी भी दूसरे ग्रह पे जाएंगे तो जी का मान बदलेगा। ठीक, तो जी का मान बदलेगा या डूबा हुआ आयतन बदलेगा, तो कुल मिला के भार में कमी बदलेगी। यानी जो भार में कमी पृथ्वी पर है उतनी भार में कमी चंद्रमा पे नहीं होगी। ठीक, तो जी से प्रभावित होते आयतन कितना डूबा है इसमें फार्मूला आ गया, और द्रव्य का घनत्व है इसमें फार्मूला आ गया। अब हमें देखना है कि ये सूत्र जो है दरअसल ये भार में कमी क्यों आई है, हमें इसको बनाना है। यहाँ तक तो हमें याद हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी हमारी, हम लिख भी लेंगे, नोट भी कर लेंगे, लेकिन हमें इसको समझना है। क्योंकि हम अब कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं बताओ? अब हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे दो चित्र बनाऊंगा, एक वस्तु डुबोने के लिए, डुबोने के बाद, और एक वस्तु को डुबोने से पहले। तो मैं दोनों चित्र यहाँ बना दूंगा। देखिए ऐसे, ये मान लिया कोई क्षैतिज तल हमने बनाया, लाइन को सीधा खींचता हूँ, है ना, ये देखिए हो गया। यहाँ पर मैंने एक बर्तन रखा ऐसे, और यही बर्तन मैंने फिर से रखा, इसी बर्तन पर मैंने दो प्रयोग किए ऐसे। ठीक, इस बर्तन में मैंने कुछ पानी रखा, यहाँ तक मैंने बर्तन में पानी रखा, ऐसे, और मैंने इसमें वस्तु को नहीं डुबोया, इसमें मैंने किसी को नहीं डुबोया, जो कहता है ये। अब इसी पानी का स्तर मैंने बढ़ाया ऐसे, और इसमें एक वस्तु को मैंने डुबोया, ये देखिए ऐसे। तो पानी का जो स्तर है देखिए वो बढ़ गया, ये पानी का स्तर जो है ये बढ़ा हुआ स्तर है। आप देख रहे हैं कि पहले पानी या कोई द्रव्य यहाँ तक था, वस्तु डुबो दी मैंने तो पानी बढ़ गया ऊपर को। ठीक, अब वस्तु का डूबा हुआ आयतन ये है, ये पानी में डूबा हुआ आयतन हो गया देखिए, बाकी ये पानी है, ये आप जानते हैं कि भाई ये जो है ये तो पानी है, सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये है वस्तु का डूबा हुआ आयतन, जिसे हम कहते हैं V in। अब कितना V in है, वस्तु का डूबा हुआ आयतन क्या है? तो ये है हटाए गए द्रव्य का आयतन, हटाए गए द्रव्य का आयतन, यानी वस्तु ने जो द्रव्य हटाया ये उसका आयतन है। ठीक, अब ये बात पक्की हो गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो वस्तु है इस पर, इसकी तली के किसी बिंदु पर कुल मिला के कितना दाब है, यहाँ कोई बिंदु मान लूँ, ये बिंदु ए मान लूँ, वस्तु की तली के किसी बिंदु पर कितना दाब है, तो वस्तु की तली पर किसी बिंदु पर दाब, दाब या दाब का अंतर, क्योंकि ऊपर जो है एक वायुमंडलीय दाब होता है, उसको छोड़ दें हम, तो दाब या दाब का अंतर, सिर्फ अंतर किसके कारण? द्रव्य की ऊंचाई के कारण। तो इस बिंदु से ऊपर कितनी ऊंचाई तक ये भरा है? अब इस ऊंचाई को मान लेते हैं h, पक्का? ये ऊंचाई कितनी मान ली? जिसमें सिर्फ द्रव्य है, जिस ऊंचाई तक भरा हुआ है, तो ये हो जाएगा
दाब बिंदु ए पर पी ए, इस दाब को लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा रो जी एच। ठीक, रो क्या है? द्रव्य का घनत्व है, यानी द्रव्य का जो घनत्व है वो रो है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं बल, कितना बल लगेगा, ठीक, तो तली पर बल, तली पर बल एफ ए, यानी ए बिंदु का जो क्षेत्रफल है, जो तली है, एफ ए बिंदु से पड़ता है उस पर पुली पे, तो हो जाएगा रो जी एच और तली का क्षेत्रफल। ठीक, जहां एस क्या है? तली का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला बेसिक है, बल दाब गुणा क्षेत्रफल होता है। अब यहां पर ये जो बल है ये सभी दिशाओं में है, सभी दिशाओं में है, तो अब तली पर किस दिशा में लगेगा, सवाल ये है। तो तली पर ये बल ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि भाई तली पर दाब जो है सभी दिशाओं में है, तो तली पर यह बल ऊपर की तरफ लगेगा। अगर तली इधर को होती, तली पे इधर को लग जाता, तली इधर को होती, तली पे इधर को लग जाता। तो तली जो है, देखें तो तली के लंबवत ये ऊपर को लगेगा। क्यों? क्योंकि यह विरोध करेगा इसके भार का, वह वस्तु डूब न जाए, नीचे न गिर जाए, ये इसका विरोध करेगा। ठीक, तो कुल मिला के ये जो है, इसे क्या कहते हैं अपन? इसे कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक, या इसे कहते हैं ऊपरमुखी, ठीक, ऊपरमुखी प्रणोद, ये भी कह देते हैं इसको, अपथ्रस्ट, ऊपरमुखी प्रणोद। प्रणोद भी दाब को, बल को बोल देते हैं, प्रणोद। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? ठीक, इसे कह देते हैं अपथ्रस्ट, ऊपर की तरफ बल। ठीक, तो अब बात यह आई कि भार में कमी जो है इसकी वजह से आई। ये अगर हम देखें कि भाई ये जो H और S है ये क्या है, H और S, तो S क्या है? इसके आधार का क्षेत्रफल है, और H क्या है? ये ऊंचाई है। तो इसे क्या कह देंगे? आयतन। डूबा हुआ आयतन क्या है? HS। तो ये जो डूबा हुआ आयतन है ये क्या बन गया? V इन, और अगर देखा जाए तो HS होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ ये मानना होगा कि भाई एक समान अनुप्रस्थ काट का है, एक समान अनुप्रस्थ काट का है, तो क्या मान सकते हैं हम लोग इसको? हम इसे मान सकते हैं कि ये बेलनाकार है। बेलन मानने में तो कोई बुराई नहीं है सूत्र बनाने के लिए। ठीक, हमने केवल सुविधा के लिए इसको बेलनाकार लिया है, किसी भी आकृति का हो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूत्र में डूबा हुआ आयतन आया है, तो डूबा हुआ आयतन लग गया, HS हो गया। बात समझ में आ गई कि भाई डूबा हुआ आयतन है, यही है ऊपरमुखी, ठीक, या प्रणोद या उत्प्लावन बल। ठीक, तो भार में कमी करता है उत्प्लावन बल। तो कुल मिला के भार में कमी क्या है? इसी को क्या कहा? इसी को कहा उत्प्लावन बल। ठीक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बायोन्सी फोर्स, BYOANC, बायोन्सी फोर्स, इसे बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। और प्रणोद, ऊपर की तरफ जो बल है उसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट, उसे कहते हैं अपथ्रस्ट। ऊपर की तरफ जो फोर्स है, दो नाम होते हैं इसके। ठीक, तो हमने जान लिया कि भाई भार में कमी करेगा, ये बात पक्की हो गई, और सूत्र वास्तविक जो होगा ये होगा। ठीक, अब इस बात पर विचार होगा, यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, बिल्कुल समझ में आ गई सारी चीज़ें। ठीक, चलिए
चलिए, अब इस बात को पूरी तरह समझने के लिए हमें तीन चित्र बनाने होंगे और 3 घटनाओं पर विचार करना होगा। 3 घटनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक, एक वस्तु आंशिक रूप से डूबी है, तैर रही है। एक वस्तु डूब तो गई है लेकिन अंदर तैर रही है। एक वस्तु डूब गई है, बर्तन की तली में या द्रव्य की तली में आ गई है। इन 3 बातों पर हमें विचार करना है। अब थोड़ा सा विचार इसके सामान्य ज्ञान पर कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान क्या कहता है और ये नियम कहाँ पर लागू होता है। ठीक, पहले इस पर विचार करते हैं। आप थोड़ा 1 सेकंड के लिए रुकेंगे। मैं आया अगली क्लास में, आधे घंटे की क्लास कर रहे हैं लगभग, हो गया। आते हैं अगली क्लास में, ओके। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आर्किमिडीज सिद्धांत को समझने के लिए और जो हमने सूत्र बनाया था उसको समझने के लिए हमें 3 घटनाओं पर विचार करना होगा। तो कुल मिला के मैं इस बोर्ड के 3 हिस्से कर देता हूँ, इसको 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। देखिए, ये हो गया एक हिस्सा और ये हो गया दूसरा हिस्सा और ये हो गया तीसरा हिस्सा। ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं, वस्तु आंशिक रूप से द्रव्य में डूबी है, अर्थात वस्तु द्रव्य की सतह पर तैर रही है, ये लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला केस लेते हैं, वस्तु आंशिक रूप से द्रव्य में डूबी है, अर्थात द्रव्य की सतह पर तैर रही है। ओके, ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात लिखते हैं, वस्तु पूर्ण रूप से द्रव्य में डूबी है, वस्तु पूर्ण रूप से द्रव्य में डूबी है एवं डूबी है ना, शर्त लगानी पड़ेगी, एक शर्त लागू करनी पड़ेगी। डूबी है लेकिन तली पर भार नहीं डालती है, अर्थात पूर्णतया डूबकर द्रव्य के अंदर तैर रही है, अर्थात पूर्णतया डूबकर द्रव्य के अंदर तैर रही है। मतलब तैरना, सतह पे तैर रही है, द्रव्य के अंदर पूरी तरह डूब गई लेकिन तली पे नहीं पहुंची है, भार नहीं डालती है, भारहीन स्थिति। ठीक, अब वस्तु तीसरे केस में पूर्णतया द्रव्य में डूबी हुई है एवं द्रव्य की तली पर पहुंचकर भार आरोपित कर रही है, अर्थात वस्तु का आभासी भार शून्य से अधिक है।
यानी वस्तु का आभासी भार शून्य से अधिक है। देखिए चली गई, टिकी हुई है, लेकिन वस्तु में भार है कुछ ना कुछ। अब अगर पहली शर्त के अनुसार चित्र पर विचार करें कि भाई किस तरह का चित्र बनेगा, तो इस तरह का चित्र बनेगा, ठीक। और ये वस्तु जो है द्रव्य में कुछ डूबते हुए तैर जाएगी। ये मान लीजिए द्रव्य हो गया, देखिए ठीक। और वस्तु का जो अंदर का यानी डूबा हुआ आयतन है वो ये है, ये वस्तु का डूबा हुआ आयतन है। ये आप समझ रहे होंगे कि ये वस्तु का डूबा हुआ आयतन है। इस डूबे हुए आयतन को अपन क्या कह रहे थे, वी इन, ऐसा बोल रहे थे, डूबा हुआ आयतन। ये वाला वी इन क्या है, डूबा हुआ आयतन। ये देखिए, ठीक। तो ऐसे में वस्तु का कोई भार तो पड़ता नहीं है तली पे, तो ये स्थिति कैसी है, भारहीन स्थिति। ये भी भारहीन स्थिति है, भारहीन स्थिति, ठीक। वस्तु का भार पूर्णतया उत्प्लावन बल के बराबर हो गया है। वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है। वस्तु का भार कितना माना, W0, उत्प्लावन बल रो वी इन जी। वस्तु का भार कितना, W0, और रो क्या है, द्रव्य का घनत्व, डूबा हुआ आयतन जी। भारहीन स्थिति हो गई है, भार नहीं है वस्तु में। भार से मतलब द्रव्य की तली पर कोई भार आरोपित वस्तु करेगी नहीं, क्योंकि पहुंची ही नहीं है, ठीक। तो आभासी भार शून्य है, तो भारहीन स्थिति हो गई इस केस में। तो क्या लिख दिया गया, आभासी भार शून्य, ठीक। अब इसके बाद दूसरी स्थिति, वस्तु पूर्णतया द्रव्य में डूबकर तैरती है, तली पे नहीं पहुंचती है, ठीक। भाई डूब गई धीरे धीरे वस्तु, तो क्या हुआ, भार फिर से शून्य हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये बना दिया आपने द्रव्य, ये द्रव्य बना दिया देखो, और ये वस्तु पूरी तरह डूब के तैर रही है, ठीक। और ये बना दी तुमने वस्तु, ठीक। अब बात वही है, डूबा हुआ आयतन, इस वस्तु का डूबा हुआ आयतन वी इन, ठीक। क्या है, वी है, यानी वस्तु का पूरा आयतन डूबा हुआ है, ठीक। तो क्या लिख दूं, डूबा हुआ आयतन, ठीक, संपूर्ण या पूर्ण आयतन, ये लो, डूबा हुआ आयतन पूरा आयतन है। अब भार शून्य है, इसका मतलब जो भार है वस्तु का नीचे की तरफ वो क्या है, वो किससे संतुलित हो गया, उत्प्लावन बल से। उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये स्थिति भी भारहीन स्थिति हो गई, भारहीन स्थिति हो गई ये भी, ठीक। तो वस्तु का भार
बराबर इसमें भी उत्प्लावन बल। ठीक, वस्तु का भार क्या माने, W0, उत्प्लावन बल रो वी जी। ध्यान रहे यहां मैंने V1 नहीं, V नहीं लिखा, मैंने V लिख लिया यहां पे। क्यों? क्योंकि पूरी तरह डूबी हुई है। वस्तु का पूरा आयतन क्या मान लिया, V मान लिया। V इन किसके बराबर है, V के, क्योंकि पूरा ही डूब गया। लेकिन यहां मैंने V इन लिखा है, तो यहां मुझे कितना आयतन लगाना है, जो बस डूबा हुआ है, यहां मुझे वो लगाना है। सारा आयतन नहीं लगाना मुझे यहां, क्योंकि बाहर है आयतन कुछ, यहां पर मुझे पूरा आयतन लगा देना है। फिनिश। तो डूब के वस्तु अंदर घूमती रहेगी, तली पे नहीं आएगी, अपने बाहर के कारण तली पे नहीं टिकेगी, ऊपर भी नहीं रहेगी पानी से या लिक्विड से या द्रव्य जो भी है तुम्हारा, डूब जाएगी, अंदर की सतह में रहेगी। ठीक, अब तीसरे चित्र में यहां पर वस्तु पूरी तरह तली पे आकर टिक जाएगी। ठीक, और उसमें भार होगा। तो इसका मतलब हो गया कि वस्तु तली पर टिकी है, आभासी भार शून्य नहीं है। इसका मतलब हो गया भार इन स्थिति नहीं है, वस्तु का आभासी भार, ठीक, कितना, वास्तविक भार माइनस रो वी जी। ठीक, रो अपन किसको मान रहे हैं, द्रव्य का घनत्व। ध्यान रहे अब तक मैंने इस वस्तु का घनत्व नहीं लगाया कहीं पे भी, वस्तु का घनत्व मैंने कहीं नहीं लगाया अब तक, कंफ्यूज करता है वो, मैंने अभी लगाया ही नहीं उसको। जहां भी मैं रो लगा रहा हूं ये द्रव्य का घनत्व है। तो कुल मिलाकर इस बात को समझें कि वस्तु का आभासी भार, कितना भार पड़ेगा वस्तु के नीचे की तरफ, W0, और उत्प्लावन बल ऊपर को कितना लगेगा, रो वी जी। क्यों रो वी, क्यों, क्योंकि वस्तु पूरी तरह डूबी हुई है। तो इसका मतलब इस बार भार होगा, वस्तु की तली पर भार पड़ेगा। ठीक, अब कुल मिला के इसको मैं लिख देता हूं W, जो कि हम समझ चुके हैं, आभासी भार, वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल। तो तीनों बातें जो हैं हमें अब इनको आगे बढ़ाते हुए चलना है। देखिए अब मैं क्या कहता हूं, वस्तु का घनत्व सिग्मा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जगह जगह वस्तु का घनत्व लिख रहा हूं। ठीक, वस्तु का घनत्व यहां लिखता हूं सिग्मा, यहां पर भी इस वस्तु का घनत्व सिग्मा, और यहां पर भी वस्तु का घनत्व सिग्मा। ठीक, अब वस्तु का भार अगर मैं इस घनत्व के पदों में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, वस्तु का वास्तविक भार। तो मुझे वस्तु का वास्तविक भार बताना पड़ेगा। तो वस्तु का वास्तविक भार अपन क्या बनाते हैं, W0 कितना हो जाएगा, सिग्मा वी जी, क्योंकि ये V जो है सारा आयतन है, टोटल वस्तु का आयतन है, ये संपूर्ण आयतन है ये। यहाँ पर भी W0 इक्वस टू सिग्मा वी जी, क्योंकि आप जानते हैं घनत्व, आयतन और भार ये क्या है, ये भार है जिसे तुम mg कहते हो। ठीक, तो हटा लेते हैं, mg में कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि कुछ का कुछ लिखा रहता है बोर्ड पे, तो दिक्कत हो जाती है। अब आ गया हवा में या वास्तविक भार जिसे तुम W0 कह रहे हो, सिग्मा वी जी। अब ये W0 को सिग्मा वी जी यानी वस्तु का घनत्व है और उसके आयतन के पदों में मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, सबसे पहला केस तो यहाँ इसे करता हूँ मैं, तो बन गया सिग्मा वी जी इक्वस टू रो वी इन जी
तो मुझे वी इन बटे वी ये मिल जाएगा सिग्मा बटे रो। मुझे एक सूत्र मिलेगा ऐसे, ठीक। यानी डूबा हुआ आयतन, संपूर्ण आयतन, डूबे हुए आयतन और पूरे आयतन का अनुपात है वस्तु का घनत्व है द्रव्य का घनत्व है। ये सूत्र मुझे मिल जाएगा। स्थिति भारहीन है, कोई भार नहीं है, तैर रही है, कुछ डूबी है कुछ तैर रही है। तो पता लगाना है भाई कितनी डूबी है, कितना परसेंट डूबी है, कितने प्रतिशत डूबी है, इसका इस्तेमाल होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ सिग्मा वी जी रो वी जी, इसका मतलब सिग्मा बराबर रो, यानी वस्तु का घनत्व और द्रव्य का घनत्व यदि बराबर है तो वस्तु पूरी तरह डूब जाएगी, लेकिन उसका भार शून्य हो जाएगा, वो तली पे नहीं पहुंचेगी। डन। यहां पर सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी, ठीक, ये चीज आ गई, ठीक। अब इसमें मैं सिग्मा वी जी कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि ये मुझे डब्ल्यू नॉट के बराबर है, ये आ गया रो अपॉन सिग्मा। देखिए कॉमन लेने से फायदा क्या होगा, इन दोनों पदों को भाग दूंगा मैं, यहाँ तो एक आ गया, यहाँ ये वी जी बाहर हो जाएगा, ये आ गया, ये आ गया डब्ल्यू, ठीक। अब इस पद को मैं दोबारा लिख दूंगा, यहाँ से हटा के देखो यहाँ लिखूंगा डब्ल्यू सिग्मा वी जी क्या है, सिग्मा वी जी डब्ल्यू नॉट ही तो है, तो डब्ल्यू नॉट 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो यह वस्तु के आभासी भार का सूत्र है, यह वस्तु के आभासी भार का सूत्र है जब वस्तु पूरी तरह डूब जाती है। ये बात कब लागू होगी, कहता है जब सिग्मा बड़ा हो रो से। अगर वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम है, वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम है, यानी ऐसा मामला है, तैरेगी, कुछ डूबेगी कुछ हवा में रहेगी, ऊपर रहेगी, और यहाँ दोनों बराबर हैं, डूब जाएगी लेकिन नीचे नहीं पहुंचेगी, डूब के तैरेगी, ठीक। यहाँ डूब जाएगी, तली पर भार आरोपित करेगी, कितना भार आरोपित करेगी ये। तो ये तीनों शर्तें जो है हमें ध्यान में रखनी है, और हमें ये तय करना है कि भाई हमारा सवाल दरअसल किस शर्त पर आधारित है। जो हमारा सवाल है उस पर हम इनमें से कौन सी शर्त लागू करें ताकि हम उसे हल कर सकें अपने प्रश्न को, ठीक। अब यहाँ बात आती है कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी विधि में हमने हवा को नहीं माना, हवा या वायु नहीं माना, वायु रहित मानकर ये सिस्टम चलता है, यानी वायुमंडल नहीं है, क्योंकि अगर वायुमंडल होगा तो वह प्रभावित करेगा उत्प्लावन बलों को। अब क्योंकि वायुमंडल है तो वो भी एक बहने वाली चीज़ है, वो भी द्रव्य या तरल पदार्थ है, वो भी उत्प्लावन बल लगा देगा। इसलिए ध्यान रहे कि वायु नहीं है, वायु को नहीं माना गया, क्योंकि जो जब 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 यहाँ पे वायुमंडल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि द्रव्य है डूब गया खत्म। यहाँ पे भी वायुमंडल का कोई रोल नहीं है, हो या ना हो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि डूब गया है ही नहीं। यहाँ पे वायुमंडल का महत्व है, क्योंकि ये जगह जो खाली जगह है, इस जगह में वायु भरी है तो वायु का उत्प्लावन बल लगेगा। ध्यान रहे, वायुमंडल को न मानते हुए या वायुमंडल का उत्प्लावन बल नगण्य मानते हुए तब ये सूत्र काम करते हैं। सामान्यतया ये बात छिपा ली जाती है कि भाई वायुमंडल, वायु कोई कहता ही नहीं, सीधा फॉर्मूला बना देंगे, बच्चे को पढ़ा देंगे, लेकिन कंसेप्ट को समझना है, बात को समझना है। मतलब वायुमंडल नहीं है या वायुमंडल है, इन दो बातों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वायुमंडल नहीं है क्योंकि वस्तु का कुछ हिस्सा ऊपर है, इस पर वायुमंडल का उत्प्लावन बल या वायु का उत्प्लावन बल लगता है। अब मैं वायु के उत्प्लावन बल का प्रभाव आपको बताता हूँ कैसे, ठीक। सूत्र आपने बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं वायु के उत्प्लावन बल का प्रभाव आपको बताता हूँ, ठीक है।
अब लिख देते हैं, या लिखता हूं वायु के उत्प्लावन बल का भार पर प्रभाव, जिसे नगण्य माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे नगण्य माना जाता है। या फिर इसकी बात ही नहीं करते। कितनी नाइंसाफ़ी है। इसकी बात तो करें, कम से कम इस पर विचार तो करें। हवा में तो हम रहते ही हैं, हवा का भी तो उत्प्लावन बल है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये क्षैतिज तल है, ठीक, और यहाँ पर एक भार नापने वाली मशीन है। ये क्या है? मशीन भार मापने के लिए। जो भार को G बराबर 9.8 से विभाजित करके द्रव्यमान की जानकारी बताती है। यानी ये एक ऐसी मशीन है जो भार नापती है, लेकिन जो भी भार होता है उसे 9.8 से भाग कर देती है और द्रव्यमान बताती है। तो ये मशीन जो नापती है, ये नापती है mg, ये भार नापती है। इस पे खड़े हो जाएं तो भार नापती है ये। अब ये इसे g से भाग करके m को बताती है, यानी हम कितने किलो के हैं g से भाग करती है, लेकिन वास्तव में मशीन भार को मापती है। ठीक, अब सबसे पहले लेते हैं वायु रहित स्थिति। वायुमंडल को न मानते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ किसी व्यक्ति को इस मशीन पे खड़ा कर देते हैं। एक व्यक्ति जो है इस मशीन पे खड़ा हो गया, ठीक, और इसका जो भार है, क्योंकि देखिए वायु रहित स्थिति है, हालांकि वायु रहित स्थिति में कोई जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन भौतिक विज्ञान का जो नियम है उसके अनुसार बात कर रहे हैं, क्योंकि नियम वायु रहित स्थिति में लगाए जाते हैं सामान्यतया। तो वास्तव में इसका जो भार है वो कितना है? W0, और ये है m0g, ये है वास्तविक भार। ठीक, और अगर इसे g से भाग कर दूं तो m0 ये है वास्तविक द्रव्यमान। भाई मशीन m0g नापेगी, g से भाग कर लेगी तो वास्तविक द्रव्यमान आ गया। ये है वायु रहित स्थिति। अब अगर वायु रहित के बजाय वायु सहित कर दूं, यहाँ पे लगा लूं वायुमंडल, ठीक, तो आभासी भार, तो वायुमंडल में आभासी भार W0 1 माइनस रो वायु और सिग्मा व्यक्ति। वायु का घनत्व है, व्यक्ति का घनत्व है, ये है। अब देखिए सही जो भार है m0g है। अब देखिए इसमें से कुछ घटेगा, इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा, ठीक। अब घटेगा तो भार में कमी आएगी। इसका मतलब ये मशीन अब m0 नहीं नापेगी, मशीन जो है नापेगी m
एम नॉट। ये क्या है? ये है आभासी द्रव्यमान। एम नॉट कुछ कम आएगा। कितना प्रभाव होता है? 100 किलो के आदमी पर 4-5 ग्राम का प्रभाव होता है। 4-5 ग्राम 10 ग्राम का प्रभाव होता है। ठीक, ये चीज़ है। इस तरह क्या इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का क्या तरीका है ताकि हम बिल्कुल सही द्रव्यमान बता सकें? कह रहा ये जो मशीन है जो भार नापती है इसका उपयोग मत करिए। आप सही भार मापने के लिए भौतिक तुला का इस्तेमाल करिए। भौतिक तुला। अब सही द्रव्यमान या भार, सही मतलब वास्तविक, मापने के लिए भौतिक तुला का उपयोग किया जाता है एवं आयतन लगभग बराबर रखे जाते हैं। यानी जो भार मापी वजन है, वेट हैं, उनके और दूसरी चीज़ों के जिसको नापना है उनके आयतन लगभग बराबर रखे जाते हैं। अब देखिए कैसे। मान लीजिए ये भौतिक तुला है। भौतिक तुला में आप जानते हैं 2 पलड़े होते हैं। ठीक, इधर आदमी को बिठा दिया मैंने, ये व्यक्ति, और इधर मैंने वजन रखा। तो वजन जिस चीज़ में रखा मैंने, जिस चीज़ में मैंने वजन रखा, वजन समझ रहे हैं, वेट बट्टे, वो आयतन आदमी के लगभग बराबर होने चाहिए ताकि दोनों पर उत्प्लावन बल समान रूप से काम करे। तब हम बता पाएंगे कि वास्तव में इसका सही भार क्या है। अगर हमने इन आयतनों को छोटा कम ज़्यादा कर दिया तो भी हम भौतिक तुला से भी नहीं बता पाएंगे कि सही भार क्या है, क्योंकि एक पे उत्प्लावन बल लग जाएगा ज़्यादा, एक पे कम लग जाएगा या ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, चलिए। ओके, आपको आराम मिल गया, बोर्ड साफ हो गया। ठीक, चलिए। चलिए अब बात करते हैं लॉजिक की। उत्प्लावन बल निकालने में हम कहाँ उलझते हैं, किस तरह के लॉजिक होते हैं। देखिए, हमने सूत्र तो पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि W नॉट
1 माइनस रो अपान सिग्मा। ये हमने पढ़ लिया। हमने जान लिया कि W0 वस्तु का वास्तविक भार है, ठीक, जिसको हम W0 इक्वल टू mg भी कहते हैं, और रो द्रव का घनत्व है और सिग्मा वस्तु का घनत्व है, ठीक। अब यहाँ पर हमें इस सूत्र में जो उपयोग करने हैं, ये घनत्व है, ये किस तरीके से काम करते हैं। ये जो लिखा है देखो, ये इसका नाम लिखूंगा मैं, तुम जो है ना फिर इसे कहते हैं सिग्मा, है ना, ओके। इसे कहते हैं रो, RHO, रो, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन खड़ा होता है, साहब कहीं कहीं पे हम क्या लगाएं। अब इन्होंने कहा कि साहब लोहे की कील, बहुत बेसिक बात है और ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक। कह रहा साहब लोहे की कील डूब जाती है, पानी का जहाज तैरता है। यह क्या कहता है कि लोहे की कील बड़ी मज़ेदार बात है, ये डूब जाती है, पानी में लोहे की कील डूब जाती है ना, ऐसे लिखते थे। परंतु किंतु लोहे का ही बना हुआ जहाज पानी पर तैरता है। देखो कितनी बढ़िया बात बताऊंगा तुम्हें, और इस तरीके से बताऊंगा कि परेशान नहीं होगे, समझ में आएगा, और आगे सवाल पढ़ते ही बता दोगे सर ये हो रहा है सर इसमें। चलिए, लोहे की कील डूब जाती है, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये सूत्र ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोहा है। अब मान लीजिए मैं इस सूत्र को कील पर लगा दूं, वो डूब रही है, उसका भार है। अगर मैं इस सूत्र को जहाज पे लगा दूं तो ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई ये जो घनत्व है सिग्मा, ठीक, ये क्या है, इसमें क्या लगाऊं भाई, लोहे का जहाज है तो लोहे का घनत्व है। तो अब ये लोहे का घनत्व चाहे पानी के जहाज का घनत्व हो, वो भी लोहे का है, चाहे कील का घनत्व है। तो ये सूत्र काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस सूत्र में कुछ कमी है, इस सूत्र में कुछ कमी है। ये वास्तव में वस्तु का घनत्व नहीं है, बल्कि ये वस्तु का प्रभावी घनत्व है। क्या कहें इसको, ध्यान देखना, वस्तु का प्रभावी घनत्व। जो वस्तु डूबी है उसका प्रभावी घनत्व है, ठीक। अब प्रभावी घनत्व से मतलब क्या है, डूबी हुई वस्तु का कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन है। प्रभावी घनत्व क्या है, डूबी हुई वस्तु का कुल द्रव्यमान एवं डूबा हुआ आयतन, डूबा हुआ आयतन। कह रहा साहब ये है, अब जो डूबा हुआ है उसमें कितना वजन है और वो कितना आयतन उसने घेर रखा है, ये बात है। तो बात सिर्फ वस्तु के घनत्व की नहीं है। अब देखिए, लगा वस्तु का प्रभावी घनत्व। अब जरा कील पर विचार करिए। कील, अगर कील को देखूं, लोहे की कील की बात करूं, तो लोहे की कील ये बना दी, देखो मैंने, ठीक। तो लोहे की कील में जितना भी आयतन है, जितना भी आयतन है, इसके संपूर्ण आयतन में लोहा भरा है,
अतः इसका प्रभावी घनत्व अधिक है। अतः इसका प्रभावी घनत्व अधिक होगा। अधिक होगा से मतलब अधिक ही होगा, ज़्यादा होगा इसका मान। अब देखें, पानी का जहाज, ठीक, अब ये बना देते हैं पानी की सतह। पानी की सतह, बात को पूरा समझना यार, पूरा समझो, हवा हवा ही नहीं। ये बना दी मैंने पानी की सतह। पानी की सतह का रंग कर देता हूँ नीला नीला है, नीला नीला अंबर है, हमको किसका डर है, नीला नीला अंबर है। यह है पानी की सतह, ठीक। अब ये पानी में जहाज आएगा, देखो ये पानी हो गया, समंदर में चलता हुआ जहाज डूबता क्यों नहीं है, लोहे का है, ये पानी हो गया। अब जहाज बनाता हूँ। कह जी जहाज जो है साहब इस तरीके की शेप का होता है, इस तरीके की शेप का होता है। अब अगर यहाँ तक जहाज डूबा है, यहाँ तक जहाज डूबा है, देखो ये है जहाज डूबा है, तो कह रहा है साहब यहाँ इस जगह में, देखो ये जगह हटा दी मैंने, इस जगह में साहब लोहा नहीं है, इस जगह में हवा भरी है और साहब नीचे थोड़ा बहुत लोहा है। कह रहा नीचे थोड़ा बहुत लोहा तो है, मशीन पशीन तो है। कह रहा यहाँ साहब हवा है, यहाँ लोहा है, ठीक। तो कुल मिला के अब इस हिस्से का जो डूबा हुआ हिस्सा है, ऊपर वाला नहीं, जो डूबा हुआ हिस्सा है, कह रहा डूबे हुए हिस्से में ज़्यादातर हवा है, कम लोहा है। तो डूबे हुए हिस्से का, डूबे हुए भाग का प्रभावी घनत्व कम होगा या बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि आयतन बहुत ज़्यादा है और लोहा इसमें थोड़ा है। तो डूबा हुआ जो हिस्सा है उसमें ज़्यादातर हवा है। तो कुल मिला के जहाज का प्रभावी घनत्व बहुत कम होता है कील के प्रभावी घनत्व में, क्योंकि डूबे जहाज के पानी में डूबे हुए हिस्से में, जहाज का पानी में डूबा हुआ हिस्सा, इसमें लोहा नहीं होता, हवा होती है, इसीलिए ऐसा होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे सूत्र में क्या लगा है? अला सर अब समझ में आ गया सर, ये प्रभावी घनत्व है ना कि घनत्व। प्रभावी घनत्व क्या? ये रहा। अब नहीं उलझोगे, पक्की बात है। अब नहीं तुम उलझोगे नहीं सवाल में, सवाल पढ़ के तुम कर दोगे पक्का। डन, ठीक। चलिए, तो कुल मिलाकर कंसेप्ट बनाते हुए चल रहे हैं उत्प्लावन बल के, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगली क्लास में कुछ इसके महत्वपूर्ण केस होते हैं, कैसे कैसे काम करता है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए।